हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लास्टिक टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय का सेकंड चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773, फिर 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813, 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1858 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं फर्दर वीडियोस बना सकूं। तो हमने पिछली वीडियो में एक ट्रेंड के बारे में बात की थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि कंपनी को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। इंग्लैंड में बहुत बात चल रही थी इसके ऊपर, तो इसको अब शेप देने के लिए एक एक्ट लाया जाएगा जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिए जाएंगे। अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, बंगाल से जुड़े सभी मामलों के बारे में जितनी भी कम्युनिकेशन होगी बंगाल से रिलेटेड वो सारी देंगे स्टेट को। तो वो चाहे सिविल मैटर्स हो, मिलिट्री के मैटर्स हो, रिवेन्यू मैटर्स हो, सब पे रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे और स्टेट को देने वाले थे। तो अब ये देखा जाए तो इसको और सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की तरफ चीज़ें जा रही थी है। और इसके अलावा कोई प्रोविजंस देखें तो जो गवर्नर है हमारा, गवर्नर जो बंगाल का था उस वक्त, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देंगे और बॉम्बे एंड मद्रास की ना पावर्स का थोड़ी कम कर देंगे। जैसे यदि कोई पीस ट्रीटी करनी है या फिर कोई वॉर करना है तो अब उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको असिस्ट करने के लिए इसकी काउंसिल बना दी गई जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। राइट। अब ये जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे काम कर रहा है तो स्टिल ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर काम करेगा और ये जो भी काम कर रहा है तो सारी खबरें ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पहुँचाएगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस वक्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं तो उनको सारी खबरें पहुँचाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको आगे स्टेट को पहुँचाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बना दिया कलकत्ता में। तो ये हैं सर एलिजा इम्पे, ये आएंगे इंग्लैंड से, वहाँ से आएंगे यहाँ पे जज बनने। तो ये हमारे फर्स्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। पर इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होगी, वो पावर होगी गवर्नर जनरल के पास। तो इसमें भी कुछ कमियां थी। अब वो कमियां जैसी थी, जैसे जिसके लिए कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, वो कमियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे करप्शन जैसे के तैसे बना हुआ था, कम्युनिकेशन की कमियां थी वो स्टिल बनी हुई थी। तो उन चीज़ों को ये टैकल करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जैसे यहाँ खिचड़ी बनी हुई है, ये एक्ट से भी खिचड़ी ही बनेगी, उससे और कुछ ज़्यादा होगा नहीं। तो अब दिक्कत जैसे कि बताया कि जिस डिफेक्ट्स को ठीक करने थे वो डिफेक्ट्स वैसे के वैसे बने हुए थे। अब कम्युनिकेशन गैप की बात करें तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बैठे हैं और ये गवर्नर जनरल जो है ये इंडिया में है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए महीनों लग जाएंगे। लाइक कोई वहाँ से आएगा, फिर यहाँ से चीज़ें लेकर जाएगा, वहाँ बताएगा, तब जाके ये कम्युनिकेट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा कुछ भी। और जो ये काउंसिल वाले थे और जो एक काउंसिल थी, ये गवर्नर जनरल की बात सुनते ही नहीं थे। ये बिल्कुल डिसहार्मनी थी, बिल्कुल ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनका गवर्नर जनरल है ये है। तो इनमें भी कुछ खास बन नहीं रही थी। और ये बॉम्बे एंड मद्रास, ये कह रहे हम भी गवर्नर हैं, तुम भी गवर्नर हो, तो ये भी इनकी बात नहीं सुन रहे थे। और बार बार जो कमियां थी उस पर इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे कि हमने बात की थी एंग्लो मराठा वॉर्स जब हुए थे कि किस तरह से कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी वालों ने रघुनाथ राव के साथ साठगांठ कर ली। फिर जब गवर्नर जनरल को पता चला तो उसने मना कर दिया, बोला तुम्हारे पास अथॉरिटीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है,
ये भी उन्हें नहीं पता कि इसके पास कितनी पावर्स हैं नहीं है, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। और सोवरेनिटी का इशू भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि किसके पास पावर है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बहुत सारी कमियां थी जो इस रेगुलेटिंग एक्ट में आई थी। उसके बाद एक आएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये कुछ खास करेगा नहीं, जितनी कमियां थी उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं करेगा। ये बस सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है ना, ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट को कितना काम करना है। ठीक है, जो उसमें जो कमियां हैं उसके ऊपर कुछ नहीं करेगा, उसमें कमियों को भी ठीक नहीं करेगा, बस बताएगा कि उसकी जुरिडिक्शन कितनी है, उसकी कितनी औकात है, उसको क्या करना है बस। और इसमें पूरी तरह से तब भी कुछ नहीं करने वाला था। इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये थोड़ी बहुत कोशिशें करेगा कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। अब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ खास इफेक्टिव चीज़ नहीं लेके आएगा, लेकिन स्टिल कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो जो स्टेट है, ये कंपनी की टेरिटोरियल पोजीशन है ना, उस पे उसको भी ज़रा भी टच नहीं करेंगे। कंपनी वालों को ना नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इसकी हमने बात भी की थी कि ये इन्हें अगर कोई पनिशमेंट देनी होती थी, बदला निकालना होता था, तो सर्वेंट से करते थे, कंपनी को नाराज़ नहीं करना पसंद करते थे। तो अभी भी वही होने वाला था। तो जब इंडिया में जो पब्लिक अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जब कामकाज हो रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल लाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कंपनी को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देंगे जिसमें 6 मेंबर होंगे। एक होगा हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सीधा स्टेट को बताएगा क्या चल रहा है। ये होंगे चांसलर, ये हेड होंगे। ये होंगे 4 होंगे हमारे प्रीवी काउंसलर। ठीक है, ये एक होगा, ये भी एक होंगे, और 4 प्रीवी काउंसलर्स ये एडवाइस देंगे इनको, ये इन लोगों को एडवाइस देंगे कि कैसे कामकाज करना है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन सब पे ध्यान देगा, कैसे कैसे चीज़ों को चलाना है, इन सब पे ये काम करने वाला था। राइट, तो आगे पिक्चर चलेगी तो पता चलेगा कि जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, इसके डिसीज़न को मानना बहुत ज़रूरी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। एक्चुअली ये इनके नीचे आ गई है। पर अगर कॉमर्स और पेट्रोनेज की बात करें, इसके यहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रहा है, कमर्शियल मामले हो गए, या पेट्रोनेज यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट प्रमोशन वगैरह करनी है, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। इसमें वो इतना सबऑर्डिनेट नहीं है, पर फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट रखी गई जो सीधा क्राउन की तरफ से होगी। मतलब वहाँ के जो किंग उस वक्त थे, जॉर्ज III, वो अपॉइंटमेंट करने वाले थे। तो वो कौन कौन सी पोस्ट थी? गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, या गवर्नर हो गए बॉम्बे के, मद्रास के, राइट। और कमांडर इन चीफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। वॉर्स तो उस वक्त काफ़ी चल ही रहे थे, तो इनकी पोस्ट है वो सीधा क्राउन की तरफ से होंगी। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक और काम हुआ कि इस वक्त हमने जो बात की थी ना कि गवर्नर जनरल जो था, उसकी जो काउंसिल थी ना, पहले 4 लोग हुआ करते थे, अब इसको ना रिड्यूस करके 3 कर दिया। अब इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि पहले 4 लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है, और एक ये हो गया हमारा हेड गवर्नर जनरल। तब इसको कोई लॉ पास कराना है तो वहाँ पे वोटिंग होगी। अब माना कि किसी एक ने इसको फेवर कर दिया और 3 ने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3 और 2 की सिचुएशन बन गई। तो इसके बाद बहुत लेस चांस होता था कि कोई ये कुछ लेजिस्लेशन करना चाह रहा है तो वो पास हो जाए। अब यहाँ पे अरेंजमेंट हुई कि अब इसको 3 कर दो। 3 मेंबर्स होंगे, ये गवर्नर जनरल हो गया, इसके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, तो अगर किसी लेजिस्लेशन के लिए किसी एक ने भी फेवर कर दिया तो ये 2-2 हो गया, और टाई होगी तो टाई के मामले में ये गवर्नर जनरल जो चाह रहा है इसके फेवर में लो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वोटिंग पावर्स बढ़ गई। तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं।
तो एक तरह से हमें ये पिक्चर देखने को मिलती है, जो गवर्नर जनरल है ना, इसकी पावर्स बहुत बढ़ा दी गई इस एक्ट के द्वारा। तो एक तरह से हम देखें तो एक यहाँ पे क्लियर हायरार्की हमें देखने को मिलती है। अब वो हायरार्की क्या थी? ये हायरार्की इस टाइप की थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, फिर इसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, फिर इनके नीचे गवर्नर जनरल आ गया हमारा। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से क्लियर हायरार्की हमें देखने को मिल जाती है कि किस तरह से कौन काम करने वाला है, और पार्लियामेंट इनको कंट्रोल करने वाला है। ये भी हमें समझ में आने लगता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, इस हिसाब से काम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी डिफेक्ट्स से तो कम थे नहीं, इनमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। सबसे बड़ा डिफेक्ट्स हमें यहीं पे दिख रहा है, ये था 2 मास्टर्स हो गए। हालांकि गवर्नर जनरल भी बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, वो भड़काता बहुत था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ भड़काता था और अपना काम करवाता था। पर कहीं ना कहीं ये था तो सबऑर्डिनेट, चीज़ें हमेशा तो नहीं वर्क करेंगी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले एक दूसरे से चिढ़ते बहुत थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जहाँ पे 2 मास्टर हो जाए तो ये चीज़ें ना नॉर्मल है कि वो एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं, और जो इनके अंदर जो काम कर रहा है ना, ये इसका फ़ायदा उठा लेगा। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी आगे बढ़ेंगी। जब आगे बढ़ेंगी तो एक आएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। अब इसमें कहा जाएगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, इमरजेंसीज होती हैं, जिसमें ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये अपने हिसाब से काम कर सकता है। इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, तो ये गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, इन 2 पोस्टों को मिला देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ना बहुत दूर बैठे हैं, और गवर्नर जनरल को ना डेली बेसिस पे काम करना होता है, तो ये इंतज़ार नहीं कर सकता इनका कि ये इन्हें बताएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें होंगी। अब हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट होंगे, जो गवर्नर जनरल भी होंगे और कमांडर इन चीफ भी होंगे साथ में, जो इसको लीड करेंगे और 2 पोजीशन एक साथ संभालेंगे। अब ये स्टेप भी कहा जा सकता है कि एक इफ़ेक्टिव अथॉरिटेरियन रूल को आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी स्टेप था, जो 1858 तक आगे चलने वाला था। राइट, तो इसके आगे बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हमने बात की थी कि जो कंपनी थी वो बेस करती थी उसके चार्टर पे, जो उसको हर 20 ईयर्स में रिन्यू कराना पड़ता था। तो उसका टाइम आ गया था रिन्यू कराने का, तो 20 साल के लिए इसको रिन्यू कर दिया गया। राइट, अब रिन्यू किया तो रिन्यू के साथ उसको पावर भी मिली कि जो उसकी जितनी पोजीशन है ना, जितनी यहाँ पे इसने एरिया एक्वायर कर रखा है, तो उस पर कंपनी का पूरी तरह से हक भी है। राइट, तो गवर्नर जनरल की जो पावर है ना, वो और बढ़ा दी गई उसके बॉम्बे और मद्रास पे। ठीक है, अब वो और ज़्यादा वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा एक और रेगुलेशन होता है कि एक रेगुलर कोड ऑफ ऑल रेगुलेशन दैट कुड इनेक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन बंगाल वाज फ्रेम। अब इसके तहत एक मसला निकाला गया कि जितने भी कोड्स हैं ना, अब जैसे कि हमें पता चलता है कि जो 1793 का टाइम चल रहा है, कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, उसके बाद भी और सारे वॉर्स हुए थे। ब्रिटिश की बहुत बड़ी आर्मी, रॉयल आर्मी थी ना, और बहुत सारे ऑफिसर्स इंडिया में आके बसने लगे थे, तो उनको ज़रूरत महसूस होने लगी थी कि एक क्लियर कोड हो। कोड जो है ना लिखित में हो कि क्या रूल्स हैं, नहीं हैं, कि क्या राइट्स हैं। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिसके लिए एक इस एक्ट में एक जगह दी गई कि अब इनको कोडिफाई किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि सबको अपने राइट्स के बारे में पता हो, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता हो लोगों को।
कोट्स वगैरह के बारे में पता हो, ठीक है। और जो कोट्स होंगे वो इनको सेफ गार्ड करने के लिए बैठी है, ठीक है। ये लॉज बनाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स पे कि वो उस तरह से डिसीजन दे सके। जैसे आज होता है कि हमें हमारे कोई भी अगर लोग फुलफ़िल नहीं हो पाता है, जैसे कि अगर हमें कोई ग्रीवांस है, जैसे कि हमें पता है हमारा कोई राइट है, तो उसके पूरे होने के लिए, उसकी गारंटी के लिए हम कोर्ट्स जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जो वो लॉ बनाएंगे ना, ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवाते हैं ताकि यहाँ के लोग भी पूरी तरह से समझ सकें उन लॉज के बारे में। तो एक तरह से हम कहें तो सिविल लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था उस वक्त, ठीक है। और वो बहुत सेक्युलर तरीके से हुआ था। जो सिविल लॉज आएंगे ना, क्योंकि वो थे ब्रिटिशर्स, उनको यहाँ की हायरार्की वगैरह या फिर यहाँ के जो बेस है, यहाँ का जो बैकवर्डनेस है जिसमें कास्ट की बात की जाती है, तो वो नहीं समझते। तो वो एक सेक्युलर टर्म पे एक सिविल लॉ लाएंगे जो सब पे अप्लाई हो रहा था। इसलिए विलियम विल्बरफोर्स हैं। अब ये वहाँ से आगे आएंगे, ये कहेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ना दो चीज़ें और जोड़ दें। अब ये कहेंगे कि यहाँ के लोगों को ना मोरल और स्पिरिचुअल माइंडसेट भी जो है ना अपलिफ्ट करना है। तो इसके लिए कहेंगे, फेवर करेंगे कि टीचर्स और जो मिशनरीज़ हैं उनको इंडिया में अलाउ करो। जैसे कि हमने बात भी की थी, यहाँ पे भी कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनको लगता था कि यहाँ की बैकवर्डनेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस आइडियाज़ उतने अच्छे नहीं हैं। तब वे कहेंगे कि और कि मिशनरीज़ को अलाउ करो ताकि वो प्रीच कर सके क्रिश्चियनिटी को। और यहाँ उनको लगता था कि यहाँ के लोग सिविलाइज भी नहीं है, तो इनकी मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करना है। तो इन लोगों को, मिशनरीज़ को, टीचर्स को इंडिया में आने दिया जाए। पर इस वक्त ये माना नहीं जाता है, ठीक है। पर पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं होगा। ये विलियम विल्बरफोर्स जो है, ये महाशय हैं विलियम विल्बरफोर्स। तो ये जो बातें कहेंगे उसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। देखते हैं किस तरह से देखने को मिलता है। तो जब हमारी स्टोरीज आगे बढ़ती है, हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो 1808 का टाइम चल रहा है। 1808 का टाइम चल रहा है। अब हाउस ऑफ कॉमन है ये, ठीक है। यह हाउस ऑफ कॉमन है, ये है लोअर हाउस इंग्लैंड का, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये कमेटी इस्टेब्लिश करेगी और वो जो कमेटी है ना, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 1812 में। अब 1812 आ चुका है। 1812 के टाइम पे हमने बात की जी, जो फ्री ट्रेडर्स थे, इवेंगेलिकल्स थे, ठीक है, ये काफ़ी फेवर कर रहे थे कि यहाँ की मार्केट्स औरों के लिए भी ओपन की जाए। जो मोनोपोली है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी वहाँ पे। और ये फ्री ट्रेड मर्चेंट्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेवर भी कर रहे थे कि मोनोपोली हटेगी तो और ज़्यादा पैसा आएगा, भर भर के पैसा ये भी लेके आएंगे। जैसे कंपनी लेके आ रही है, स्किल्स अच्छी होंगी, नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिक्स भी आएंगी और इंडिया में इम्प्रूवमेंट होगा और डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है। तो एक तरह से कहिए, जो बेंथमाइट रिफॉर्मिस्ट की हम बात कर रहे थे ना, बेंथमाइट के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। तो ये किस तरह से बताते हैं कि किस सिविलाइजेशन के लिए, लोगों को सिविलाइज होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। हैप्पीनेस ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ प्री कंडीशन होती है। तो बेंथमाइट रिफॉर्मिस्ट भी उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव होंगे। इवेंगेलिकल्स तो हैं ही, ठीक है। तो ये उस टाइम की जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले थे। और फ्रेंड्स, इनकी जो ये इन्फ्लुएंस है ना, ये इसको एक आवाज़ मिलने वाली थी, एक वॉइस मिलेगी चार्ल्स ग्रांट के रूप में। ये चार्ल्स ग्रांट है, चार्ल्स ग्रांट जो होंगे ये मेंबर बन जाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। अभी जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे
तो इन्हीं की कोशिशों से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होगा। ठीक है, तो अब इस चार्टर एक्ट में हम इन्हीं के थॉट्स को आगे बढ़ता हुए देखेंगे। ठीक है, अब ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इंडिया की हिस्ट्री में भी ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब किस तरह से रखता है देखते हैं कि अगले 20 सालों तक फिर से उसका जो चार्टर था मिला हुआ, वो फिर से रिन्यू हो गया 20 सालों के लिए। पर यहाँ पे सोवरेनिटी की बात थी और वो पूरी तरह से क्राउन के अंदर आ गई। ठीक है, अब पहले अभी तक क्लियरिटी नहीं थी सोवरेन पावर्स किसके पास है, अब यहाँ पे क्लियरिटी हो गई है, क्राउन के पास है। राइट, इसके बाद मोनोपोली जो है ख़त्म हो गई, पूरी तरह से नहीं, टीके में बच गई और टी ओपियम में बच गई, और उसके बाद जो चाइना के साथ जो इनका ट्रेड था ना उसमें उनकी मोनोपोली बच गई, बाकी इनकी मोनोपोली यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में अलाउ कर दिए गए। खैर, इसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, पर मिशनरीज अलाउ हो गए, अब वो इंडिया में आ सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स थे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1530 में हमें देखने को मिलेंगे। पर इसमें भी डिफेक्ट्स थे। अब डिफेक्ट्स क्या थे, अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ना, इससे अब इंडिया का वेस्टर्नाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आएंगी जो एंग्लिसाइजेशन को काफ़ी फेवर करने वाली थी। अब वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि अब इस तरह का भी लेके आएंगे कि अब खुद को सुपीरियर दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को इन्फीरियर दिखाएंगे, और यहाँ के लोगों में भी एक माइंडसेट बनेगा कि कितने डेवलप हैं, और उनको देख के अब सीखना शुरू करने वाले थे। राइट, इसके बाद जब 1833 का टाइम आता है, अब 1833 का टाइम 1833 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1813 में चार्टर को रिन्यू किया था, अब 1833 में फिर से रिन्यू होना है। ठीक है, तो उस टाइम की जो अगर ट्रेंड देखें तो उस टाइम में लिबरल्स बहुत फेमस हो चुके थे, लिबरल आइडियाज़ काफ़ी चल रहे थे उस वक्त, और ट्रेंड में था, लोग चाह रहे थे कि जो कंपनी की मोनोपोली है ना उसको अब एंड कर दिया जाए, और जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो सीधा सीधा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर ले। रिफॉर्म्स की बात कीजिए जी, पूरी तरह से भरे पड़े थे कि बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए, तो उसी के तहत रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 आएगा इंग्लैंड में। अब ये रिफॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है ज़्यादा, पर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें बात की जाएगी क्या इक्वालिटी की बात की जाएगी इसमें इसमें जैसे कि हमने कंजर्वेटिज्म जब पढ़ा था तो हमने बात की थी कि हायरार्की एक एक्सेप्टिंग नॉर्म्स था, पर उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जो मिडिल क्लास के लोग थे अब वो उनके पास भी काफ़ी पावर आ गई थी, इक्वालिटी चाह रहे थे, लिबरल आइडियाज़ आ चुके थे, तो उनको भी एक जगह चाहिए थी, तो जिसकी वजह से रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 आएगा इंग्लैंड में। राइट, तो अब इसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी शुरू होगी कि किस तरह से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होना है। तो अब आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, कंपनी की जो मोनोपोली है ना पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, काफ़ी मेजर स्टेप था जिसकी बात बहुत धीरे 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 करते करते फाइनली एंड हो जाती है। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडियन पोजीशन है, अब इसमें भी ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही है, कंटिन्यू रखा गया उसको। अब इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके प्रेसिडेंट को बना दिया गया मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। अब उसके पास पावर्स भी आ गई हैं कि
एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का वो देखेगा जैसे वो पहले ही करता था, पर अब उसको एक नई डेजिग्नेशन दे दी है कि वो मिनिस्टर बन चुका है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक तरह से पूरी सेंट्रल अथॉरिटी होगी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रह गया, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है। और एक लॉ मेंबर इसमें ऐड किया गया। ठीक है, कि यहाँ पे जो लॉ होंगे उसको कोडिफाई करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेटल हो चुके थे उस वक्त तक ब्रिटेन के, तो उनके लिए अब उनको एक कोडिफिकेशन चाहिए था, रिटन लॉज चाहिए थे, तो उसके लिए एक लॉ मेंबर को इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो लॉ मेंबर थे हमारे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, एक लॉ कमीशन भी बनाया गया जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, ये जो कंपनी की सर्विस है ना वो यहाँ के लोगों के लिए भी ओपन हो गई, पर स्टिल कोऑर्डिनेटेड सर्विस उसमें नहीं था। कोऑर्डिनेटिव सर्विसेज क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज वो होती हैं जो कि बहुत हायर रैंक होती है। ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड होगी लोअर रैंक वाली सिविल सर्विसेज, और जो बहुत हायर रैंक वाली हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। राइट, तो हमने बात कर ली चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसके बाद अगर हम देखें कि उस वक्त का ट्रेंड देखें तो स्टिल 1833 के बाद भी एक ट्रेंड चल रहा था कि कंपनी के जो रूल को है ना उसको पूरी तरह से अबोलिश कर देना चाहिए। वहाँ के लोग डिमांड करने लग गए कि कंपनी रूल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके मेजर के लिए अब इसी ट्रेंड को देखते हुए एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आएगा। तो यहाँ पे जो चार्टर दिया गया ना उसको अब इस बार रिन्यू नहीं किया गया। तो एक तरह से पता चल गया कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसको कभी भी टेक ओवर कर सकता है। और अब इंडियन पोजीशन उसको दी भी गई ना कंपनी को, तो उसको इन ट्रस्ट फॉर हर मैजेस्टी दी गई। मतलब पूरी तरह से बता दिया गया कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा का सारा अब क्राउन के हाथ में। और एक तरह से स्कोप भी दे दिया कि किसी भी टाइम अब ये ले सकते हैं। और सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल बाय एडिंग अ न्यू मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना उसमें अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अब अलग कर दिए गए। ठीक है, तो नए मेंबर्स को जोड़ दिया कि वो लेजिस्लेटिव पर्पस से काम करेंगे। लेजिस्लेशन अलग हो गई, एग्जीक्यूटिव अलग हो गई। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी। राइट, कंपनीज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स वर curtail द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन फॉर ICS। तो अब जो कंपनी है, अब कंपनी पहले ना अपॉइंटमेंट सारी किया करती थी, अब उसके पास कोई पावर भी नहीं है। और पावर उसके पास ऑलरेडी कमर्शियल पावर उसकी जा ही चुकी है। राइट, पोजेशन की पावर उसके पास जा ही चुकी है। अब पूरी तरह से वो डिप्राइव हो ही चुका है। ठीक है, तो बस एक तरह से एक नाम मात्र चीज़ें थी जो अब रह गई थी, तो वो भी अब इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी टाइम आ चुका है 1853 का। राइट, तो 1853 के बाद एक बहुत मेजर चीज़ हमें देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है? 1857। अभी 1857 में एक जो कंपनी के बाद जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको अब एक मौका देने वाला था। ये मौका किस टाइप का था? अब जब 1857 का जब रिवोल्ट होगा ना, तो गवर्नमेंट के पास एक मौका आ जाएगा कि अभी इनको हटा के खुद आ जाए। राइट, तो अब चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ रही थी।
अब जब ये रिवोल्ट हुआ 1857 का जब ये रिवोल्ट होता है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं, तो वहाँ के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, अब वो उनको भी बहुत इंडिया के बारे में पता चलता रहता है, उनके यहाँ सपोर्ट भी हो जाता है कि कंपनी वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएंगे तो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। तो एक तरह से मतलब पॉपुलैरिटी हो जाती है, सपोर्ट मिल जाता है कि कंपनी को हटाओ और ख़ुद रूल पे आओ। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर होने लगेंगी। तो 1857 उन्हें एक एक्सक्यूज़ दे देगा कि इंडियन पोजीशन पे कंट्रोल करने का। और 1833 के बाद का टाइम देखें तो जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं और जो सेटलर्स हैं, वो भी उनके भी अपने इंटरेस्ट हो चुके थे। जैसे कि फ्री ट्रेड मर्चेंट्स थे जो मोनोपोली के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, मोनोपोली हट चुकी थी, तो बहुत सारे लोग आके वहाँ से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि अब कंपनी वाले ना हट ही जाएँ पूरी तरह से। और वो इस पर बार बार कंप्लेन भी करते रहते हैं कंपनी के ख़िलाफ़ कि ये इन पे ध्यान नहीं देते, कि जो गवर्नर जनरल है या फिर उनके लोग सर्वेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट को निगलेक्ट करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा होता है। तो वो लोग भी चाह रहे होते हैं किसी तरह से ये कंपनी हटी जाए। तो अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी दोनों मिलकर कहेंगे कि कंपनी को हटाओ, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमारा आ जाएगा फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अब कंपनी गई पूरी तरह से ख़त्म। अब इससे हमें एक चीज़ तो मिलती है, एक चीज़ समझ में ये आ गई कि अब ब्रिटिशर्स जो है ना, ये परमानेंट होने की तरफ जा रहे थे, ना कि ये जाने वाले थे कहीं। अब ये कहेंगे हम पूरी तरह से यहीं रह के रूल करने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बनाया, उससे पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, अब वो ख़त्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया ख़त्म, उसकी जगह आ गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके पास एक काउंसिल होगी जिसमें 15 मेंबर होंगे, 7 जिसमें से 7 तो आएंगे जो पुराने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके मेंबर्स होंगे, और 8 जो है ना सीधा सीधा क्राउन नॉमिनेट करेगा, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। और जो गवर्नर जनरल है, अब उसको एक नया डेजिग्नेशन मिल गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो गवर्नर जनरल है ना, इसको रिप्लेस नहीं किया था एक्चुअली। ये भी पोस्ट थी, साथ में इसको एक नई पोस्ट मिल गई थी वाइस रॉय की। इसके पास स्टिल सारी पावर्स थी, और अब ये आंसरेबल होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हुआ करता था, अब वो गया, तो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ आंसरेबल है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करें तो एक तरह से प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, जो आज का प्रेसिडेंट है उस तरह का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप समझ सकते हो। तो वो इस तरह से काम कर रहे थे। और कई चीज़ें जो 1853 में हुई थी वो सारी कंटिन्यू रहेंगी, जैसे कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होने वाले थे, वो कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब ये बहुत अर्ली स्टेज में थे ना, तो ये रिफॉर्म्स की बात करते थे, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि यहाँ के लोगों को बताना है कि सिविलाइजेशन क्या होती है। इन लोगों को सिविलाइज नहीं है, बैकवर्ड हैं, ये लोग समझ जाएंगे तो इनको अब अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना जा रही थी, अब उनकी अब कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए थॉमस मेटक्लेफ कहेंगे कि न्यू एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चन एंड कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब 1857 का जो रिवोल्ट उन्होंने दिखा था, तो उससे ये डरे हुए तो थे ही, साथ में जो अपनी पुरानी चीज़ें थी ना, उससे थोड़ा थोड़ा साइड होते जा रहे थे। अब ये रेशियल सुपीरियरिटी की बात करेंगे, अब ये कहेंगे कि हमारी रेस ही अच्छी है जिसकी वजह से हम इतना बड़ा बड़ा गेन कर पाए, राइट। अब ये इंडियन सिविलाइजेशन वगैरह की बात अब करना छोड़ देंगे, अब ये सीधा सीधा बताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं क्योंकि हम यूरोपियन हैं,
राइट। तो उसके अलावा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इनका पूरी तरह से मानना था कि इंडिया कभी डेवलप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन से बंधा हुआ है, अपने कस्टम्स वगैरह को वो छोड़ना नहीं चाहता, और उनके कस्टम्स में ही बुराइयां हैं, जिसकी वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, हमेशा बैकवर्ड रहेगा। और ये खुद को एक नेचुरल रूलर की तरह दिखाने लग जाते हैं। और आनंद यांग है कि हमारे हिस्टोरियन है, ये लिमिटेड राज का नाम देंगे किसको? ये कहेंगे कि जब यहाँ पे ये रूल स्टार्ट करते हैं ना, तो ये यहाँ के एलाइट जो ग्रुप हैं उनको देखते हैं, जैसे लैंडेड जेंट्री हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए, उनको उनकी ज़मीनें वापस कर देंगे। और साथ में उनको सिक्योर कर लेंगे कि उन्हें पैसे कमा कमा के देंगे। जैसे कि ज़मींदार की प्रथा की हमने बात की कि उनसे साठ काट कर लेंगे, फिर वो ज़मींदार से उनको टैक्स वसूलेंगे और बदले में इनको वापस देंगे। तो इस तरह का ये यहाँ के लोगों से सेटअप कर लेंगे, एलाइट से सेटअप कर लेंगे और राज करेंगे। इसको आनंद यांग कहेंगे, लिमिटेड राज, राइट। तो चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में लैंड रिवेन्यूज़ की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।